नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर नारायणपुर से, जहां बेकाबू यात्री बस पलटी है। नारायणपुर से ओरछा जा रही थी बस और यहां गढ़ बेंगाल पुल के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहम खबर आपको बता रहे हैं, गढ़ बेंगाल पुल के पास हादसा हुआ है, जहां कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नारायणपुर से ओरछा बस जा रही थी, तभी बेकाबू बस पलट गई। जो चालक है ना, इनका गलती है और शेखर का गलती है। हाँ। ये एक बस में दो बस का सवारी, अब लोगों का मजबूरी है, इधर से जाना तो पड़ेगा ही। हाँ। उनको दो बस का जबरन का भर रहे हैं भैया। बकरूपारा में भी खड़े थे ना, आए जाओ भरे जाओ टाइप का, एकदम जबरदस्ती का भरे हैं। उसी इनके चालक की वजह से, ये चालक का लापरवाही है, कुछ नहीं हो। चालक क्या शराब नशे? इनका लापरवाही, क्या बोलते हैं, चेकर का। चालक नशे में है क्या? हाँ, नशे में है वो, तभी तो। कितने लोग को लगा है इसमें? पूरा बहुत जन को लगा है, पीछे वाले को और ज्यादा, बहुत ज्यादा चोट हुआ। मैं तो गेट में था, मेरे ऊपर सब लोग चढ़ गए, मतलब दब गया था मैं भी। अच्छा, देखिए बचाओ। पूरा सारी इतना सारी फूड सवारी था यहाँ पे, पूरा ज्यादा एकदम गाय बैला जैसे भर के रखते हैं और पलटा लाया और पलटा दिया। इसमें कितने लोगों को चोट आया है? बहुत लोगों को चोट आया, सभी लोगों को। जितना सीट का क्षमता उतना रखे आप। ऊपर से हमको बोलता है कि किसको मना करूँगा। कितने लोग थे होंगे बस में? बहुत में 100 ऊपर थे, 100 के लगभग। 100 से ज्यादा थे। हाँ, 50 सीटर बस है। 50 सीटर बस है। 100 से ज्यादा लोग थे। मोबाइल टूट गया सबका, कभी कुछ लगा है, बहुत हमको भी लगा है सीना में। सहयोगी नीरज तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, बताएं कितने यात्री घायल हैं, अस्पताल में कैसे इलाज चल रहा है? सबसे पहले अस्पताल से अपडेट बताएं आप। देखिए, लगभग 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। दोपहर के वक्त की ये घटना है और शाम के हालांकि 5:30 बज रहे हैं। चूंकि जो घायल हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को, चूंकि अस्पताल दूर है, इसलिए उसको लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही। ओरछा इलाका जो है, वहां का जो गाँव है, माफ कीजिएगा, गढ़ बेंगाल जो गाँव है, वहां पर पुल है, वहां ये घटना हुई है। यात्री बस जो थी उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और अनियंत्रित होकर वो जो यात्री बस है वो पलट गई। जो यात्री है उनका कहना है कि जो बस है उस पर काफी संख्या में लोग सवार थे, यानी कि यात्रियों को ठूस ठूस कर भेड़ बकरियों की तरह वहां पर भरा जा रहा था, जिसके कारण ये बस पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और बस पलट गई। लगभग 17 लोगों की संख्या फिलहाल आई है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। आसपास के लोगों ने मदद की। इसके बाद जो है पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे और जो पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे उनके साथ से कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी पहुंची और तमाम जो घायल थे उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जो कुछ लोग और घायल है जिन्हें मामूली चोटें आई है, फिलहाल वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है नीरज, क्या हादसे के शिकार में महिलाएं और बच्चे भी हैं? जी देखिए, ये जो ओरछा इलाका है, नारायणपुर से ओरछा जाने का जो रास्ता है, यहाँ पर नक्सल बेल्ट इलाका है। इस इलाके में बसें बहुत कम चलती है। ये बस्तर ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है। ये उसी ट्रेवल्स की बस है जो कोंडा गांव में हमने देखा था, एक वीडियो सामने आया था, जो कि 2 लोगों को कुचल कर आगे बढ़ रहा था। ये उसी ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है। और यहाँ जो इस इलाके में टैक्सियां भी चलती है, टैक्सियों में इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह ग्रामीण जो है। बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं विभाग के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, बड़ी लापरवाही स्पष्ट तौर पर यह तस्वीरें बयां कर रही है। जरा आपसे यह भी समझना चाहेंगे, गढ़ बेंगाल पुल के पास जो यह हादसा हुआ है, क्या वहां पर स्थिति बेहतर है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थिति ऐसी है सड़क की, पुल की, जो हादसे को दावत दे रही? बहुत सही सवाल कहा है आपने। देखिए, ये जो इलाका है नारायणपुर यानी कि बस्तर, और ये अबुझमाड़ का वो बस्तर इलाका है जिस इलाके में सड़कें बेहद दयनीय होती हैं। आपको उस वीडियो में साफ तरह से दिख रहा होगा कि जो फोटो भी आई है उसमें भी यही दिख रहा है कि सड़कें कितनी खराब है। सड़क पर काफी संख्या में गड्ढे नजर आ रहे होंगे। सड़क से गिट्टियां उखड़ चुकी है, डामर उखड़ चुके हैं। वो सड़क जो है अनियंत्रित है। पुल जो है वो सकरी पुल है। आज साइड में कोई रेलिंग नहीं लगाई गई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि जो पुल का जो दायरा है उसके किनारे पर ठीक जो है बस जो है पलट कर पड़ी हुई है। यानी कि सड़क भी एक वजह है और यहाँ पर यात्रियों को भर कर ले जाना भी एक वजह है। और जो खराब सड़कें हैं उसमें कई ऐसे इलाके, ग्रामीण इलाके जहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं की जाती हैं, यानी कि रोड पर भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं। शासन को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें बनती है, सड़कों में भ्रष्टाचार होता है। हमने बीजापुर का देखा था किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, हमने खबर दिखाई थी, तो किस तरह की घटना सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल, आप नीरज बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिटनेस के दावे भरपूर किए जाते हैं, जो गाड़ियां फर्राटे से रफ्तार भरती हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। निगरानी का जिक्र किया
जाता है, पर भर भर कर लोगों को ले जाना सीधे तौर पर हादसे को दावत देना है और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। इसे सिर्फ हादसे तक ही नहीं देखा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और रायगढ़ से खबर है, जहां मां बेटी हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा हुआ है। पड़ोसी शुभम सेठ निकला है हत्यारा, बेड से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। 15 अप्रैल को दोनों का शव बरामद किया गया था। निर्माणाधीन मकान से दोनों के शव बरामद किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। पुसौर थाना क्षेत्र के सौरापारा का यह मामला है। पूरी विवेचना के अंत में ये मामला सामने आया कि पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का, शुभम करके एक लड़का है, जिसके साथ जो मृतिका है उसका विवाद चल रहा था। उसी को विवाद के कारण वो अपने घर से एक खटिए का पाया जो होता है उसको लेके गया था और वहाँ मौके पे सर पे वार किया गया। दोनों माँ और बेटी दोनों के सर पे वार हुआ है। पहले बेटी के सर पे वार हुआ, उतने में माँ जग गई तो लगा कि पहचान लेगी और पकड़ा जाएगा, तो माँ के सर पे भी वार किया गया। ठीक से पूछताछ करने पे उसने पूरा आरोप कबूल किया और किस प्रकार से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो भी कबूल किया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रायगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं, 48 घंटे के अंदर खुलासा हुआ है, क्या है अपडेट? जी देखिए, बताना चाहूंगा ये रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक बड़ी घटना हो गई थी, जहां मां और बेटी की जघन्य हत्या कर दी और हत्या के बाद जो है उन्हें एक खंडहर जैसे घर में उसने बॉडी को डाल दिया, उसमें मिट्टी डालकर छुपाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की और 48 घंटे के अंदर में इसमें पुलिस को सफलता मिली। इसमें एक युवक को, पड़ोसी युवक को आरोपी रूप में पाया, जिसने ये कबूल किया कि इसने हत्या की घटना को जो है अंजाम दिया था और जो कारण बताया जा रहा है वो आपसी विवाद का था। दोनों के परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, जिसमें युवक जो है वो नाराज था और इसी बात को लेकर उन्हें छत से कूदकर रात के समय में पहले बेटी की हत्या की, बाद में उसकी माता को भी मां को भी मारा और बगल के घर में ही उसको जाके दफनाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की और जो संदेही युवक था उस पर के पर्दाफाशी कर रही थी। इसमें सीसीटीवी कैमरा और अन्य उपकरणों के माध्यम से ये पता हुआ कि जो युवक है वो हत्या के बाद रायपुर फरार हो गया है। इस तरह से पुलिस ने सहायक से उसमें पर्दाफाशी की और उन्हें गिरफ्तार कर रायगढ़ लेके आया। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और अहम खबर, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा। अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रजिस्ट्री, अलग अलग जगहों पर 400 अवैध कब्जाधारियों को इस मामले में भेजा गया है नोटिस। 500 करोड़ से अधिक की वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे से जुड़ा यह मामला है। सभी से 21 दिनों के अंदर जवाब तलब किए गए हैं। राजस्थानी रायपुर में 80 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर 400 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेजा गया है और 21 दिनों के अंदर जवाब भी मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे का यह मामला है। राजस्थानी रायपुर में ही 80 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए। इसी को लेकर एनडीटीवी संवाददाता ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की है। सुनिए आप। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश भर में चल रही चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ में बड़ी हलचल हो रही है। हलचल क्या है ये जानते हैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सलीम राज जी, उन्हीं से। सलीम जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। कई सारी नोटिसें दी गई हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा अलग अलग लोगों, क्या पूरा मामला है? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा 400 लोगों को नोटिस दिया गया है और रायपुर शहर में 78 लोगों को नोटिस दिया गया और शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक से माली रोड के बीच 40 लोग को नोटिस दिया है। करीबन ये 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, जिसका आज किराया 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के आसपास है। वर्तमान किराया होना चाहिए लाखों रुपए में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो किराएदार थे वो मालिक बन बैठे। फर्जी रजिस्ट्री हो गई है, फालतू लोगों को खड़ा करके रजिस्ट्री करा दी गई है और जो किराएदार है जो वक्फ बोर्ड में किराया जमा करते थे, आज वो परेशान हो रहा है कि साहब हम तो यहाँ पर
किराएदार थे, अब मालिक आपने किसको बना दिए? तो वक्फ बोर्ड ने तो मालिक नहीं बनाया। तो नया वक्फ बिल आने से हड़कंप मची हुई है और जो समाज के ठेकेदार थे, समाज के कुछ मुतवल्ली लोग ने अपने निजी स्वार्थ के लिए वक्फ बोर्ड में कब्जा कर लिया था और पूर्व में वक्फ बोर्ड जो भूमाफिया के द्वारा काम कर रही थी, अब भूमाफिया का काम नहीं करे, समाज के उत्थान के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए नया वक्फ बिल आया, उसके समर्थन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो नोटिस जारी होने की बात कही जा रही है बार बार प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये बिल आने से पहले भी आप जब से अध्यक्ष बने इस बात की चर्चा होती रही, कलेक्टर वगैरह भी इसमें कुछ मामले आए, क्या एक्चुअल में हुआ क्या है और कितने दिन का समय दिया गया ये जो प्रॉपर्टी का मामला उसको लेकर, जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ? समस्त कलेक्टर को, समस्त एसपी को और समस्त रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया गया है कि जो भी वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्री थी और वक्फ के नाम से थी वो रजिस्ट्री को शून्य किया जाए और जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किया उनके खिलाफ एफआईआर है और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि मुसलमानों का हक मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, ये तकलीफ है। गरीब मुसलमानों को गरीब का हक नहीं मिल रहा था, ये कानून से फ़ायदा होगा और 21 दिन का समय दिया गया है। 21 दिन के बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। ये समय सीमा कब तक पूरी हो रही है और उसके बाद आगे का क्या प्लान है? क्योंकि अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, 2 हफ्ता का समय है, उनके वो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, जवाब से संतुष्ट है या नहीं है उसके आगे की हम कार्रवाई करेंगे। कितनी प्रतिशत प्रॉपर्टी पे लगभग अगर आकलन करें तो पैसे में तो 500 करोड़ के आसपास का आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो कुल ज़मीन है या जो कुल प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, तो उसमें से कितने प्रतिशत पर बेजा कब्जा या अवैध रजिस्ट्री वाली जो बात हो रही है वो कितना प्रतिशत होगा लगभग? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास 5,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, जिसमें लगभग 85% में जो समाज के मुखिया है, कांग्रेस के तथाकथित नेता लोग हैं, उनका कब्जा है। उनको दूर करना है, जिससे वक्फ की आमदनी बढ़ जाएंगी और वक्फ की आमदनी बढ़ेंगी तो 2047 में विकसित भारत में जो एक तबका दबा हुआ था वो तबका का उत्थान होगा। बिल्कुल। तो वक्फ को लेकर जो लगातार सियासत चल रही है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उस बीच छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की ओर जो है वक्फ बोर्ड बढ़ रहा है और 400 से अधिक लोगों को प्रदेश भर में नोटिस जारी कर जिनका बेजा कब्जा या तो अवैध रजिस्ट्री है उनसे जवाब भी मांगा गया है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। मिशन अस्पताल में 7 मौतों के जिम्मेदार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कीम को एक बार फिर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 1 दिनों की और रिमांड बढ़ा दी है। इस दौरान आरोपी डॉक्टर ने कहा कि उसका नाम खराब करने की साजिश रची जा रही है। बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरा नाम खराब करने के लिए। बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरा नाम खराब करने के लिए। देवाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। मामला टोंक खुर्द के सालमन खेड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले स्वरूप सोलंकी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी संजना की तवे से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। सालमखेड़ी गांव थाना टोंक क्षेत्र के अंतर्गत संजना नाम की महिला है, उनके पति स्वरूप सोलंकी ने घटना कार्य की है। अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है यह कि घर में विवाद हुआ है और उसके बाद जो तवा जिससे कि खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, रोटी बनाने में, उससे वार किया है। सर, इसमें आरोपी गिरफ्तार? घटना स्थल पे अभी एफएसएल की टीम का निरीक्षण किया गया। आरोपी को धरपकड़ करने के लिए, क्योंकि वो एब्सकॉन्ड है और वही लास्ट मोमेंट में वहाँ पर था, तो उसकी पतालसी की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गांवों को सुगमता से सड़क उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसकी बानगी कवर्धा के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्य में भी नजर आई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विभाग के द्वारा सड़कों की मुरम्मत कराने के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये आरोप कई बार लगते रहे हैं, लेकिन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है इस पर कोई ध्यान नहीं देते। इस वक्त हम खड़े हैं छोटे रगरा और इंदौरी के बीच, जहां
सड़क जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उसकी मरम्मत की गई है और ये मरम्मत जो है महज 15 दिन ही हुए हैं और ये जो है सड़क जो मरम्मत जो पेच वर्क है उखड़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी गुणवत्ता आपको दिखाना चाहेंगे कितनी गुणवत्ता इस पर जो है विभाग और ठेकेदार के द्वारा ये जो है पेच वर्क है। आप देख सकते हैं ये मैं हाथ से उखाड़ रहा हूँ, इसकी जो है पूरी डामर जो है उखड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी इस पर जो है गुणवत्ता को ध्यान रखा गया है। वहीं से अभी से आप देख सकते हैं ये पूरा इसका डामर और सड़क जो पुरानी सड़क है वो अलग से जो है दिखाई दे रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो है विभाग जो है ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पेच वर्क और साधारण मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के बंदर बांट किया जा रहा है। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस पर किसी प्रकार से जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो लापरवाह जो ठेकेदार है उन्हें संरक्षण दिया जाता है या फिर इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। कुंवरधा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें गर्मी के मौसम में पानी की समस्या न होने पाए इसे लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी मंत्री ने चर्चा की। मंत्री ने कहा कि 23,000 प्रधानमंत्री आवास रीवा जिले को और मिल गए हैं। हम 96% लोगों को आवास उपलब्ध करा देंगे। साथ ही बचे हुए 4% लोगों के लिए भी जल्द ही आवास की उपलब्धता पूरी की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित सांसद और विधायक मौजूद रहे। 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है। और तीसरा जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है तो उसका रास्ते खोजे कि भाई कैसे करना है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे इस गर्मी के फेज को हम कैसे बेहतर निकालेंगे उसका निर्णय किया। खरगोन में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर देश के मुख्य पासपोर्ट अधिकारी केजे श्रीनिवास भी मौजूद रहे। पासपोर्ट बनाने के लिए खरगोन के लोगों को इंदौर, भोपाल और धार जाना पड़ता था, लेकिन अब खरगोन में ही पासपोर्ट बनेंगे। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत हुई है। दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पासपोर्ट बनाने वाला देश भारत है। निश्चित तौर पर लंबे समय से हम पासपोर्ट केंद्र की मांग क्षेत्र की जनता के द्वारा थी और मैंने आश्वस्त किया था कि हम खरगोन बड़वानी लोकसभा में पासपोर्ट कार्यालय खोलेंगे। मैंने लोकसभा के पार्लियामेंट पे भी ये प्रश्न आदरणीय मंत्री जी को उठाया था, उसके बाद स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है और ये केंद्र यहीं स्थापित हो, इसलिए हमने सतत मेहनत के बाद में ये पासपोर्ट केंद्र जनता के लिए सुपुर्द किया है। और निश्चित तौर पर ये केंद्र पासपोर्ट केंद्र हमारी जनता की सुविधा के लिए रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित भारत की श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करना और यहाँ पर बुलाकर उसके कागज़ की पूर्ति करना और तुरंत पासपोर्ट कार्ड देने की प्रक्रिया इस भारत की सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है कि ये कार्ड जनता की सुविधा के लिए केंद्र बनेगा। उसके साथ ही हमने डाकघर भी यहाँ पर खोला है और ये भी एक सुविधा का केंद्र हमारी जनता के लिए बनने वाला है। देखिए, ये देश का 448वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के साथ एक सहयोग में बनाया जा रहा है। स्वर्गीय हमारे विदेश मंत्री जो थे सुषमा स्वराज मैडम का एक सपना था कि देश के हर लोकसभा क्षेत्र में एक खोला जाए। अभी मध्य प्रदेश में 23 लोकसभा क्षेत्र में अभी खुल चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी जल्दी खुले जाएंगे। परसों ही भिंड में एक खोला जा रहा है और इससे जो यहाँ के जितने नागरिक हैं उनके लिए बहुत सुविधाएं मिलेगी। जो भी विद्यार्थी होगा, बिजनेस पर्सन होगा या फिर जो टूरिज्म पे बाहर भी जा रहे होंगे उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। पन्ना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और पोस्टर के साथ सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।
कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे और उग्र आंदोलन करेंगे। कोविड के दौरान इन कर्मचारियों ने प्रदेश में जबरदस्त काम किया था, जिसे देखते हुए साल 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इनके लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन अब उन सौगातों का कोई फायदा न मिलने की वजह से ये लोग विरोध जता रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ने आज जो 16 तारीख को रैली निकाली है, ये जो हमारी संविदा नीति 2023 बनी थी उसका अच्छे से पालन करने के लिए हम लोगों ने रैली निकाली है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग को नियमितीकरण की ओर लिया जाए। अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग में संविदा के बाद संविलियन कर परमानेंट हो जाते, उसी तरह से हम लोगों की भी नीति बनाई जाए और जो हम लोगों को अप्राइजल के नाम पर अलग करने का जो चल रहा है, तो अप्राइजल प्रथा जो समाप्त हो गई थी उसको पुनः लागू ना किया जाए और जो हम लोगों की वेतन विसंगति है, कैडर अलग अलग हो गए हैं, उसको एक किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 2023 की जो नीति है उसको लागू करने के लिए उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे भी उचित माध्यम के द्वारा भेज दिया जाएगा। हमारी 2023 की नीति बनाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। उस नीति का पालन करवाने के लिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है। उस नीति में हम लोग को बहुत सारे लाभ दिए जाने थे जो कि हमको उससे वंचित किया जा रहा है। हमारे जो विभाग प्रमुख हैं NHM MD हैं, उनके द्वारा उससे वंचित किया जा रहा है। इसमें हमारा जो ग्रेड पे है, लैब टेक्नीशियन 2400 है तो 2800 होना चाहिए, तो उसका उन्होंने लाभ नहीं दिया। प्रथा है जो बंद कर दी गई थी उसको फिर से आरंभ करने की जा रही। जो ग्रेजुएटी है उसका नहीं दिया जा रहा है। जो हमारी 65 वर्ष आयु थी उसको 62 वर्ष कर दिया जा रहा है। और जो 50% सबसे ज़्यादा इनके जो अंक थे जो सीधी भर्तियों में जिसका लाभ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलना था, वो लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। और संविदा स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं उन पर आउटसोर्स के द्वारा इनके द्वारा भर्ती की जा रही है, नियमित पदों पर भर्ती नहीं की जा रही हमारी। और अहम खबर देवास से, जहां टेंट के गोदाम में लगी है भीषण आग। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर भीषण आग लगने की खबर सामने आई देवास से। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से गोदाम में रखा टेंट का सामान जलकर खाक हो गया है। इधर गोदाम मालिक ने बताया कि आग से लाखों की कीमत के सामान जल गए। आपको दिखा रहे हैं देवास की तस्वीरें। देखिए आप किस तरीके से धुएं का गुबार स्पष्ट तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। देवास की तस्वीर है जहां टेंट के गोदाम में आग लगी है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और टेंट के गोदाम में आग लगने का मतलब साफ तौर पर यहां पर कपड़े भी होते हैं, जिस वजह से यह आग और तेजी से फैली है। आसपास में दुकानें भी हैं जो एक चिंता का विषय है। स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद है, प्रशासन की टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देखिए आप देवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह तस्वीर जहां टेंट गोदाम में आग लगी है और लाखों के नुकसान की अब तक बात कही जा रही है। दमकल विभाग की टीम मौके पर है। आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। इधर धार के राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार का नया भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के हित में नहीं है। किसान इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही लोन वसूली की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। हमारी यही मांग है कि जो शासन कानून लेके आई है किसानों के विरोध में, वो कानून वापस लिया जाए और सोसाइटी की जो तारीख भरने वाली, जो सोसाइटी किसानों को जो भरने की तारीख है वो अवधि बढ़ाई जाए और जो ब्याज लग रहा है ब्याज माफ़ किया जाए। अगर शासन प्रशासन नहीं करता है तो इसके लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत आंदोलन करेगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या है यह कानून, क्या है नया कानून? नया कानून है विधायक पारित द्वारा किया गया कि जो किसानों की निजी भूमि है उसमें अगर कोई रेल निकलती है, कोई अगर कोई ऐसा प्लांट लगता है तो उसमें किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और हमारी मांग है कि किसानों को मुआवजा ही दिया जाए और कानून वापस लिया जाए। आपका नाम? जो मध्य प्रदेश शासन एक नया किसान विरोधी कानून लेकर आई और उसे पास करवाया है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ज़मीन अधिग्रहण करने पर किसानों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसके बदले में 50% ज़मीन दी जाएगी। यानी कि 10 एकड़ ज़मीन अगर अधिग्रहण की गई है तो उसके बदले में किसानों को मुआवजा न देकर
उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। लेकिन शासन ने ये कहीं भी ये नहीं दर्शाया है कानून बनाते वक्त कि कहाँ वो ज़मीन देंगे, किस प्रकार का डेवलपमेंट करके देंगे। इस तरह का काला कानून हम सभी किसान नामंजूर करते हैं और इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और अहम खबर अंबिकापुर से, जहां घर पर चला है नगर निगम का बुलडोजर। बगैर नोटिस बुलडोजर एक्शन का आरोप है। कोर्ट के पीछे बना हुआ था मकान। रोते बिलखते परिवार की तस्वीरें सामने आई हैं। अंबिकापुर में नगर निगम पर लोगों ने बगैर नोटिस के मकान तोड़ने के आरोप लगाए हैं। मकान मालिक ने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया। तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर घर पहुंचा। वही पीड़ित का आरोप है कि अधिकारियों ने कहा कि घर तोड़ने के बाद नोटिस दिया जाएगा। गैस प्लांट बनाने की बात कहकर प्रशासन ने घर को तोड़ दिया। अंबिकापुर की यह तस्वीर। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका एक चश्मा या कलम खो जाए या टूट जाए तो आपको अफसोस होता है, पर जरा सोचिए अगर वाकई बिना नोटिस के किसी के घर को तोड़ दिया गया है तो उनकी स्थिति कैसी होगी। सब तहसीलदार आया था, पांडे सर आए थे और सब कोई आए थे, पुलिस वाले आए थे और सब, तो उनका नोटिस नहीं दिए और डायरेक्ट तोड़ दिए। विवेक सैनी भी है इसमें। बहुत चालू है। तो ये कभी नोटिस नहीं दिए? कभी नहीं दिए हैं। ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे? ये लोग कम से कम हो गया, कम से कम अभी नया नया बनाया, 6 महीना हुआ है। तोड़ दिए नोटिस का। क्या बनेगा, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे गैस प्लांट बनेगा। गैस प्लांट इतने में बनेगा? 1 करोड़ रुपया लगे, 1 एकड़ जमीन लगेगा तब गैस प्लांट बनेगा। कोई नोटिस नहीं दिए हम लोग को, कोई नोटिस भी नहीं दिए। क्या नाम है आपका? अर्चना, ये कमला साहू का है, ये मेरी मामी सास का घर है। कौन आया था तोड़ने? क्यों नोटिस मिला था? तहसीलदार आए थे, आरआई आए थे, कोई नोटिस नहीं मिला। पांडे आए थे निगम से, कोई बोले कि ये नोटिस मिलेगा, यहाँ तोड़ दे रहे हैं हम लोग। नोटिस भी नहीं, गैस प्लांट बन रहा है बोलते हैं। नोटिस नहीं दिए हैं हम लोग, कुछ नहीं दिया। नोटिस हम लोग को नहीं मिला। कब आए थे, कैसे कैसे क्या क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए थे, कोई कागज नहीं था, बस अपना जेसीबी लाए, जेसीबी लाए और वैसे तोड़ दिए। कोई कागज पत्तर हम लोग को नहीं दिए हैं, कुछ नहीं है। सामान हटाने को बोले ना, कुछ बोले, अपने आप आए। सामान तक हटाने के लिए नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले हम लोग।